सर्दियों में नई बहू की बालकनी में रसोई। सर्दियों की वो सुबह थी जब कोहरे ने पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। उसी ठंडी सुबह में अंकिता कांपते हाथों से बालकनी में रखे चूल्हे को फूंक मार रही थी। हे भगवान, इतनी ठंड और ऊपर से खुली बालकनी में रसोई, ऊपर से इस कमबख्त चूल्हे में फूंक मारकर तो मेरी आधी सांसें ही खत्म हो गई। प्रभु, आखिर क्या कसूर था मेरा जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। अंकिता शर्मा परिवार की नई बहू। शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए थे, लेकिन इन कुछ दिनों में ही उसे अपने मायके की काफी याद सताने लगी थी। दरअसल उसकी सास को चूल्हे पर बनी हुई रोटियां पसंद थी, लेकिन चूल्हा उन्होंने बालकनी में बनाया हुआ था ताकि घर के अंदर धुआं ना हो। कुछ देर बाद उसकी सास शारदा देवी, जो कमरे में रजाई में लिपटी हुई थी, उसे आवाज देते हुए कहती हैं, अरे बहू, चाय अभी तक नहीं बनी क्या तेरी? मैं कब से चाय की बाट में बैठी हुई हूँ। जी माँ जी, बस बनी रही है। एक तो यार ठंड के बारे हालत खराब हो रही है, ऊपर से इन्हें सुबह सुबह की चाय की पड़ी है। अंकिता की बालकनी में सामने की तरफ ही खेत थे, जिसके कारण सीधी ठंडी हवा उसके सामने आती थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे, फिर भी उसने चाय का पतीला संभाला। वहीं उस बालकनी से अटैच्ड कमरे में उसकी ननद पूजा हीटर के सामने बैठ भाभी, बालकनी वाली रसोई तो आपको खूब रास आ गई होगी ना? ठंडी हवा में खाना बनाने का मजा ही अलग है ना? वैसे आपको तो अपने मायके में इसकी आदत होगी नहीं, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे यहाँ इसकी आदत हो जाएगी। फिर अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वहाँ तो आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ पड़ जाएगी। तभी कमरे से सास बोली, हाँ तो क्या हो गया, वहाँ नहीं थी तो यहाँ हो जाएगी। वैसे भी बस सर्दियों में थोड़ी ठंडी हवा आती है, लेकिन गर्मियों में तो बालकनी में खाना बनाने में हर्ज ही क्या है। हाँ, और बरसात में भी बारिश देखते हुए खाना बनाना पड़ता है, तभी तो कितना मजा आता है ना। हाँ, बस थोड़ा बहुत बारिश का पानी अंदर आता है और कुछ नहीं, जिसमें खाना बनाते बनाते आप कई बार नहा भी सकते हो। ये सुनकर अंकिता के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब सर्दियों में ही नहीं बल्कि बरसात में भी हालत खराब होती है इस खुली बालकनी में। किस्मत ही खराब है मेरी। मायके में किचन में जाना पसंद नहीं करती थी और ज्यादातर बालकनी में बैठी रहती थी, इसलिए ऊपर वाले ने अब बालकनी को ही किचन में ला दिया। जैसे तैसे कुड़कुड़ाते हुए अंकिता सबको चाय देती है। इधर घर के अंदर सब लोग रजाइयों में दुबके थे और बाहर नई बहू अकेली सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। बहू, आलू के पराठे के साथ ना धनिया पुदीने की चटनी भी बना लेना। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। आलू के पराठे हो और धनिया पुदीने की चटनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत चटनी थोड़ी तीखी बनाना, तभी मजा आता है। मेरा बस चले तो सारी की सारी लाल मिर्ची उड़ेल दो। अंकिता सबके लिए आलू के पराठे और साथ में हरी चटनी और चाय भी बनाती है। जहाँ उसे चूल्हे के पास एक तरफ से गर्माहट महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब जब ठंडी हवा चल रही थी तो उसकी हालत भी खराब हो रही थी। अंकिता की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन इन दिनों में ही वो पूरी तरह से थक गई थी उस खाली बालकनी में खाना बनाते बनाते। एक दिन, हे भगवान, आज तो कितना कोहरा है। यहाँ तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच बैठकर खाना पकाऊंगी। मुझे तो ठीक से चूल्हा भी नहीं नजर आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो वापस कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंख थोड़ी देर तक लग जाती है और वो सो जाती है। अरे, अभी तक तेरी आंख नहीं खुली, कितनी देर से सोई पड़ी है? कब आंख खुलेगी तेरी? अब उठ भी जा, सुमित को ऑफिस भी जाना है। सास की आवाज सुनकर अंकिता की आंख खुली और जल्दी से वो बालकनी की तरफ भागी। हे भगवान, मेरी आंख कैसे लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है अब कोहरा थम गया है। अब भले ही धुंध रुक गई थी, लेकिन वहां ठंड तो अभी भी थी। मुझे तो लगता है एक दिन में खाना बनाते बनाते इतनी ठंड में यही न जम जाऊं। वो फिर से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद अंकिता का पति सुमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अंकिता उसके पास जाकर उससे कहती है, अमित, इतनी ठंड है, क्या रसोई अंदर नहीं हो सकती? अंकिता, माँ का फैसला है, थोड़ा समय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप रसोई बनवा देंगी। तब तक तुम ऐसे ही काम चलाओ, माँ को बस चूल्हे का ही खाना अब आता है। अच्छा ठीक है जी, आप कहते हैं तो कुछ दिन की बात है, मैं झेल लूंगी। सुनिए, ठंड ज्यादा है और ओस भी है, तो जरा संभल कर जाना। हाँ ठीक है। सुमित फैक्ट्री पर जाने के लिए निकल गया और अंकिता घर के बाकी कामकाज में लग गई।
दरअसल अंकिता की सास ने जानबूझकर ही रसोई बालकनी में बनवाई थी, क्योंकि उसे चूल्हे का खाना खाना ही पसंद था। वो चूल्हे पर पका हुआ खाना ही खाती थी, जिस कारण उसने अपनी नई बहू से भी बालकनी में खाना बनवाया। एक रोज ठंड बहुत ज्यादा थी, अंकिता के हाथ सुन्न हो चुके थे। सब्जी काटते हुए चाकू उसके हाथ से फिसल गया और अब उसकी उंगली से खून बहने लगा। आ, मेरी उंगली! अरे ध्यान से काम किया करो भाभी, खून खराबा मत फैलाओ। हाँ बहू, अब बहाना मत लगा देना कि मुझसे घर का काम नहीं होता। ये सब छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। ये सब देखकर अब उसको अपनी माँ की याद आ गई, जब एक बार रोटी बनाते वक्त जरा सा उसका हाथ गरम तवे पर क्या लग गया और वो जल गया था। अरे ये क्या बेटी, आराम से देख तो कैसे जल गया। माँ जरा सी तो चोट है। इसे तू जरा सी कहती है, रहने दे। अब तू किचन में कुछ दिन काम मत करना, वैसे भी आजकल बहुत ठंड है। जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी तब आकर तू काम करना। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना प्यार करती हो। वो सब सोचते हुए अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी पड़ोस वाली बालकनी के पास वाली छत से पड़ोसन लता आंटी ने देखा। अरे बहू, इतनी ठंड में बाहर खाना अंदर क्यों नहीं बना लेती? बस घर का नियम है आंटी जी, यूं समझिए। ये बात सुनकर वो चुप हो गई और अंदर चली गई। इधर 2 दिन बाद ओस में खुली बालकनी में खाना बनाने के कारण अंकिता को लगातार बुखार आ जाता है और वो ठंड से कांपने लगती है। सुमित जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। इन्हें ठंड से दूर रखना होगा, निमोनिया का खतरा है। अगर ये थोड़े दिन और ठंड में रहती तो इनकी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए और फिर सास ने मन ही मन सोचा, लगता है मैंने नई बहू के साथ ज्यादा ही सख्ती कर दी। तभी पड़ोस की लता आंटी भी वहां आ गई। बहन जी, नई बहू आई है, घर में कोई काम वाली नहीं जो इतनी ठंड में बालकनी में रसोई बनवा रहे हो। ये तो साफ साफ अन्याय है। और जब आप खाना बनाती थी तब तो कभी सर्दियों में बालकनी में खाना नहीं बनाया। तब तो आप रसोई में अंदर खाना बनाती थी, लेकिन नई बहू आई तो उससे ठंड में भी बालकनी में भी खाना बनवा दिया। तू तो सच में बड़ी निर्दयी सास है। जब मैं नई बहू थी मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भूल गई कि दर्द क्या होता है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बहू पर अब और ज्यादा जुल्म नहीं होने दूंगी। फिर उसी दिन से शारदा ने रसोई अंदर शिफ्ट कर दी, साथ ही उसमें हीटर लगाया गया। अब सास और ननद ने मिलकर बहू की देखभाल की। फिर सर्दियों की वही सुबह थी, लेकिन अब बालकनी खाली थी, रसोई अंदर थी और घर में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि प्यार की गर्माहट भी थी। सच कहते हैं, नई बहू को परखने की नहीं समझने की जरूरत होती है। थोड़ी सी ममता जिंदगी भर का रिश्ता बना देती है। वैसे तुम्हारे पति को गुजरे कितना वक्त हो गया? जी बस पिछले महीने ही चले गए हमें छोड़कर। पहले तेज बुखार चढ़ा, फिर अचानक ही सांस उखड़ने लगी और फिर तब उसके सामने खड़ी सुलोचना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, सुनो, रोज सुबह 6 बजे से पहले घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। उसके बाद बाहर बगीचे की देखभाल करनी होगी। और हाँ, घर में बच्चा है तो दिन भर कुछ न कुछ फैलाता ही रहता है, पर वो जितनी बार भी गंदगी करे तुम्हें तुरंत आकर सफाई करनी है, ठीक है ना? जी अच्छा, और मेरी पगार? महीने के 3,000 दूंगी। बस 3,000? मालकिन ये तो। हाँ तो जाने दो, मुझे काम करने वालों की कमी थोड़ी पड़ी है। अभी तुमसे पहले 3 बात करके गई हैं, उनमें से किसी को भी बुला लूंगी। अब नहीं रुकिए, ठीक है मैं 3,000 में ही कर लूंगी। अच्छा वो रहने का कुछ? हाँ, ये आंगन के कोने में जो छप्पर पड़ा है वहां अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। पर मालकिन खुले में बस ठंड के दिनों तक अलग एक कमरा मिल जाता तो। नहीं, पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर देते, दिक्कत क्या है? देखो भाई, काम करना है तो बताओ, वरना मैं किसी और को। नहीं मालकिन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मुझे सब मंजूर है। अब मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, इनके लिए अगर कुछ। ओफो, रुको मैं देखती हूँ, रसोई में कुछ पड़ा होगा तो। ये कहकर सुलोचना वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी रसोई से कुछ सूखी रोटियां और एक फिर संतोषी और उसके बच्चों को थमा दी और फिर, माँ खाली रोटी क्यों खिला रही हो? सब्जी भी खिलाओ ना, ये सूखी रोटी खाई नहीं जा रही। बेटा वो सब्जी खराब हो गई है, उसे मत खाओ, आज इन रोटियों से काम चला लो,
मैं कल मालकिन से कुछ पैसे लेकर तुम दोनों के लिए ताजी रोटी सब्जी बनाऊंगी। संतोषी का दिल ही जानता था कि अपने बच्चों को दिलासा देते हुए उसे कितना डर लग रहा था। गनीमत रही कि अगले दिन सुलोचना उसे कुछ पैसे एडवांस देने के लिए तैयार हो गई और फिर, देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, 3,000 में से पूरे 1,000 रुपए एडवांस दे रही हूँ, लेकिन याद रहे काम में लापरवाही मंजूर नहीं है मुझे। नहीं नहीं मालकिन, काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब अच्छा, मैं वो ये पूछना चाह रही थी कि अपनी रसोई कहाँ बनाऊं मैं? ओहो, तुम्हें ऐसे कौन से 56 भोग बनाने हैं जो रसोई की जरूरत पड़ गई? एक मिट्टी का चूल्हा ही तो बनाना है, वहीं आंगन के कोने में बना लो। और हाँ, जो पकाना खाना हो वहीं उसी कोने में करना, पूरे आंगन पर कब्जा जमाने की जरूरत नहीं है। सुलोचना पैसों से जितनी अमीर थी, उसके अंदर इंसानियत की उतनी ही कमी थी। दूसरी तरफ संतोषी भी मजबूर थी, क्योंकि पति की मौत के बाद वो और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल बेसहारा थे। दूसरी तरफ सुलोचना थी, जिसके पति दामोदर का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे उनका इकलौता बेटा सोमेश बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि ये डील हाथ से चली ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे पापा, पूरे 50 लाख की डील थी, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इस एक डील को पाने के लिए। अरे मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक। अब अपने लाखों में एक बेटे से कहिए ना मम्मी जी, इस वीकेंड पर हम सबको कहीं घुमा कर ले आए। अब बंटी कब से स्नोफॉल देखने की जिद कर रहा है। हाँ बेटा, बहू और बंटी का इतना मन है तो घुमा लाओ दोनों को। क्यों जी, सिर्फ इन दोनों को क्यों? हम भी जाएंगे साथ। क्यों बहू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मम्मी जी, दिक्कत क्यों होगी? ठीक है, फिर किसी बढ़िया हिल स्टेशन का प्लान बनाते हैं। आप सब पैकिंग शुरू करो, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर छोटा बंटी खुशी से उछलने लगा और पास ही झाड़ू लगा रही संतोषी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर, अरे संतोषी, क्या खड़ी खड़ी दांत फाड़ रही है? इसी बात के पैसे लेती है क्या? चल जा, जाकर बर्तन धो दे। मालकिन, वो मैं थोड़ी देर में कर दूं क्या? मुझे अभी बच्चों के लिए खाना बनाना है। ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करना तू। पहले यहाँ के काम निपटा, उसके बाद बनाना अपना खाना वाना। सुलोचना सारा दिन संतोषी से काम ले रही थी, जिसकी वजह से संतोषी को अपने और अपने बच्चों के लिए खाना पकाने का समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन वो माँ थी, हालांकि खुले आंगन में सरसराती हवा के बीच ऐसा करना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। माँ, रहने दो ना, अभी बहुत ठंड है। नहीं बेटा, फिर समय नहीं मिलेगा और तुम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि सुलोचना को संतोषी की इस हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन संतोषी पर तरस आ जाए ऐसी सुलोचना की फितरत नहीं थी। और फिर, हेलो, हाँ सोमेश, जरा जोर से बोल बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप और पापा दूसरी गाड़ी से पहुंचिए, मैं और सर भी निकल रहे हैं, बंटी को भी लेते आइएगा। हैं? क्या कहा? हम दूसरी गाड़ी से आए? ठीक है बेटा, हम आते हैं, तुम लोग चलो। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते सुलोचना सोमेश की पूरी बात नहीं सुन पाई। सुलोचना और दामोदर को लगा कि बंटी उनके बेटे बहू सोमेश और सुरभि के साथ है, जबकि सोमेश ने सुलोचना को बंटी को उसके साथ लाने को कह दिया था। नतीजा ये हुआ कि बेचारा बंटी अपने कमरे में अकेला सोता ही रह गया और उसका पूरा परिवार उसे वहीं छोड़कर घूमने निकल गया। और फिर कुछ घंटों के बाद बंटी रोते हुए घर के आंगन में आया। मम्मी पापा, कहाँ हो आप? अरे बंटी बाबा, आप यहाँ कैसे? संतोषी के पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई और तरीका जिससे वो सुलोचना या उसके परिवार में किसी से भी कांटेक्ट कर पाती। दूसरी तरफ हिल स्टेशन पहुंचने के बाद सुलोचना के परिवार में तो भूचाल ही आ गया। मॉम, मैंने फोन पर साफ साफ बोला था आपको बंटी को साथ लेके आना, फिर आप उसे घर में अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? बेटा, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, तुम जल्दी चौकीदार गगन को फोन करो, वो घर के अंदर जाकर देखेगा। उसे तो मैंने छुट्टी पर भेज दिया था, आने से पहले मुझे लगा हम 1-2 हफ्ते तो रहेंगे ही यहाँ। तो उस गरीब की तनख्वाह काट कर तुम और भी ज्यादा अमीर हो जाओगी। ओ सुलोचना, हद करती हो तुम भी। संतोषी, वो तो होगी ना घर पर, या उसे भी? नहीं, वो है घर पर उसके पास फोन नहीं है। सुलोचना के परिवार के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय फौरन वापस लौटने के। लेकिन रास्ते में कई जगह स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद थे, तो आते आते उन्हें 2 दिन लग ही गए। बंटी के बारे में सोच कर सबका बुरा हाल था और फिर घर पहुंचते ही बंटी को सही सलामत और हंसता खेलता देखकर सबकी जान में जान आई। मम्मी दादी, आप रो मत, मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं रोया, मुझे यहाँ बहुत मजा आया। लालू भैया और लाली दीदी के साथ मैंने खूब खेला और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे संतोषी आंटी के हाथ का खाना खाकर आया। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। चलो
अब आप जल्दी से संतोषी आंटी को थैंक यू बोलो, उन्होंने मेरी बहुत केयर की। पता है मम्मी, इनके पास बस एक ही कंबल था और वो भी इन्होंने मुझे उड़ा दिया। बंटी का हर एक शब्द सुलोचना को अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। संतोषी से नजरें मिलाने की भी अब उसमें हिम्मत नहीं थी। और फिर अगले दिन, मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं, बच्चों के लिए खाना बनाना है। नहीं, रुको, आज से तुम आंगन में खाना नहीं बनाओगी और ना ही वहां रहोगी। माफ कर दीजिए मालकिन, अगर कोई गलती हो गई तो 3,000 में बस खाने का ही इंतजाम हो पाता है, बाहर कमरा किराए पर नहीं ले पाऊंगी मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम वहां उस कमरे में रहोगी जो अंदर से काफी बड़ा है। आराम से रहो और वहीं कमरे के अंदर अपनी रसोई जमाओ। और सुनो, आकर कुछ गर्म कपड़े और कंबल भी लेती जाओ मुझसे, बहुत ठंड है, तुम्हारे और बच्चों के काम आएंगे। एक ही पल में संतोषी की हर मुश्किल आसान हो गई थी और इसी के साथ अब सब